जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के कंप्लीट एमसीक्यू की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोग यूथ साइंस बुक चैप्टर वाइज डिस्कशन देख रहे हैं और उस डिस्कशन में हम लोगों ने पीछे के सेशन में ग्रेविटेशन चैप्टर को फिनिश करा था। मेरे मित्र, बारी है वर्क एनर्जी एंड पावर को कंप्लीट करने की। ध्यान में रखिएगा कि आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग टोटल 50 एमसीक्यू करेंगे और ये इतने ही एमसीक्यू वर्क एनर्जी एंड पावर के कंसेप्ट को समझने के लिए सर इनफ है। साथ ही साथ इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आपके लिए और ज्यादा मतलब कह सकते हो कंसेप्चुअल रहता है, जो कंसेप्ट को क्लियर करता है। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे वर्क एनर्जी एंड पावर का भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो थ्योरेटिकल पोर्शन आपका यहां से क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल वहां से हो जाएगा। तो मेरे मित्र, वर्क एनर्जी एंड पावर में आपको कोई खास तकलीफ नहीं रहेगी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका आपको सॉल्यूशन सहित पीडीएफ कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, सीधे सीधे हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को रिकॉल कर लेते हैं, ताकि जो आपका क्वेश्चन है उसको समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर की बात करते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यही हमारा हिंदी में कार्य, ऊर्जा और शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति कहलाता है। मेरे मित्र, पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम दृष्टिकोण से जैसे ही हमसे पूछा जाएगा कि ये वर्क, एनर्जी और पावर जो तीनों भौतिक राशि है ये किस प्रकार की राशि है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो है ये अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। और साथ ही इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। आप कहेंगे चलो सर ये तो बहुत ही सरल सा चीज था, हमने समझ लिया इसको। लेकिन सर अगर हमसे कोई ये पूछ देगा कि कार्य क्या होता है, यानी कि साइंस के दृष्टिकोण से हम लोग कार्य किसको मानेंगे, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जैसे ही हम लोग साइंस में वर्क की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे हम क्या कर रहे हैं? कुछ बल लगा रहे हैं, मान लेते हैं F बल लगा रहे हैं, और ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है सर? विस्थापित हो जाता है, यानी कि आगे बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि ये हमारा S डिस्टेंस कवर करता है। तो विज्ञान के दृष्टिकोण में हम सभी कहते हैं कि गुरुजी किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वस्तु विस्थापित हो जा रही है तो हम लोग कहते हैं वहां पे कार्य हो रहा है। ध्यान में रखिएगा, अगर वस्तु विस्थापित नहीं हो रही है आप कहेंगे कार्य नहीं हो रहा है। तो इस चीज को मेरे मित्र आप सभी अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि साइंस के दृष्टिकोण से कार्य तभी माना जाएगा जब वस्तु पर बल लगाने से क्या होगा? वस्तु विस्थापित होगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वस्तु का जो यांत्रिक ऊर्जा होता है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, और वो यांत्रिक ऊर्जा के प्रभाव के चलते ही क्या होता है सर? वो आगे बढ़ पाता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जहां पे भी कार्य होगा वहां पे क्या होगी सर? ऊर्जा जरूर होगी। यानी कि कार्य करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी सर? ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और साइंस के दृष्टिकोण से हम क्या कहेंगे कि गुरुजी किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर वस्तु विस्थापित हो जा रही है तो वहां पे कार्य हमारा हो रहा है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्वारा नहीं होता है। हम लोग आम बोलचाल के भाषा में कह देते हैं कि सर उस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य इतना है। गलत है, क्योंकि वस्तु के अवस्था में परिवर्तन या आप कह सकते हो उसकी स्थिति में परिवर्तन बल लगाने से हो रहा है। मान लीजिए कि ये मार्कर यहां पे स्थिर है, चला, आप इसको जब तक नहीं धकेलेंगे तब तक ये स्थिर ही रहेगा। तो आपके धकलने से इसके अवस्था या स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। और मेरे मित्र ये अवस्था में या फिर स्थिति में परिवर्तन ही क्या है? तो आप कहेंगे सर परिवर्तन और जो बल लगा रहे दोनों का गुणनफल कार्य होता है। तो मेरे मित्र बल लगाने से स्थिति या अवस्था में परिवर्तन होती है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य होगा वो बल के द्वारा होगा, न कि वस्तु के द्वारा होगा। और साथ ही आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब बल लगाने से वस्तु विस्थापित हो जाती है, यहाँ पे S जो है वो किसको बता रहा है चेला? आप ध्यान में रखना, विस्थापन को बता रहा है, बोले तो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि सर जो कार्य होता है वो क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है। और मेरे मित्र इसी को हम लोग Fs के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? Fs के रूप में लिखते हैं।
साथ ही ध्यान दीजिएगा कि बल और विस्थापन के बीच में कभी कभी आपको ऐसा सिचुएशन भी दिखाई पड़ेगा जिस वक्त क्या हो रहा होगा सर, एंगल बन रहा होगा। मेरे मित्र थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम किसी आनत तल की बात कर लें, यानी कि किसी इंक्लाइंड प्लेन की बात कर लें, मतलब किसी हम लुढ़के हुए सतह की बात कर लें, जैसे कि आप सभी डायग्राम में देख पा रहे होंगे, और यहां से हम किसी लकड़ी के गुटका को इस पे सरकाना चाहें, तो आप सभी क्या कहेंगे, गुरुजी बिल्कुल सरकेगा। क्या होगा, बिल्कुल सरकेगा। क्या कहिएगा कि सर कोई भी वस्तु अगर ऊपर में होगी तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है, और आप सबों को मालूम है ग्रेविटेशन चैप्टर में आप सभी ने देखा है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को भार बल से नीचे की ओर खींचती है। तो मेरे मित्र इस वस्तु पे भी क्या होगा, आप कहेंगे सर एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, तो वस्तु का जो भार बल होगा कहां लग रहा होगा, आप कहेंगे नीचे की ओर। लेकिन मेरे मित्र ये जो वस्तु है ये कहां खिसक रहा होगा, सर इधर। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि गुरुजी अगर ये हमारा विस्थापन है, अगर ये हमारा विस्थापन है, तो हम सभी क्या देख रहे हैं कि ये अगर हमारा भार बल है तो एक प्रकार का बल ही, भले ही हम इसको क्या बोल दे सर, वेट फोर्स भार बल बोले, तो आप कहेंगे सर बल और विस्थापन के बीच में एक एंगल बन रहा है, बल और विस्थापन के बीच में क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है। और मेरे मित्र इस एंगल को अगर हम थीटा से रिप्रेजेंट कर दें तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब बल और विस्थापन के बीच में, जब बल एवं विस्थापन के बीच, बल एवं विस्थापन के बीच क्या हो, बल एवं विस्थापन के बीच कोण बन रहा हो, तो आप सभी ध्यान में रखना, जो हमारा कार्य होगा वो किसके बराबर, एफ एस कॉस थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एफ एस कॉस थीटा के बराबर होगा। जहां पे चला जी ये कॉस थीटा क्या है, आप सभी कहेंगे बल और विस्थापन के बीच का कोण है। और मैंने आपको डिस्कशन में कई बार बताया है कि यहाँ पे कॉस थीटा का 3 वैल्यू आपके लिए जरूरी है कि सर अगर हम लोग कॉस 0 डिग्री की बात करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होता है, कॉस 180 डिग्री की बात करेंगे, कॉस 180 डिग्री की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे -1 होता है, और कॉस 90 डिग्री की बात करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी 0 होता है। तो मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना, जब बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, किया गया कार्य धनात्मक होगा। बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा, किया गया कार्य ऋणात्मक। और बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, आप कहेंगे किया गया कार्य जो होगा वो 0 होगा। और 90 डिग्री के केस में बल और विस्थापन क्या होंगे, आप ध्यान में रखिएगा, लंबवत होगा। 90 डिग्री के केस में बल और विस्थापन क्या होगा, आप कहेंगे लंबवत होगा। और 180 डिग्री के केस में बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत। और जबकि 0 डिग्री के केस में क्या होगा सर, विस्थापन जो है वो बल की दिशा में होगा। तो ये मेरे मित्र कार्य के बारे में इतना बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आप सभी बात करेंगे सर इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि हम लोग क्या लिखते हैं, इसकी एसआई यूनिट जूल लिखते हैं। अच्छा, मैंने कई बार आपको बताया है कि चूंकि ये एफएस है तो हम लोग सीधे सीधे ये कहते हैं कि गुरुजी बल के लिए जो यूनिट होगा वो हमारा क्या होगा, आप कहेंगे न्यूटन। और जो विस्थापन है उसके लिए हमारा यूनिट क्या होगा, आप कहेंगे सर मीटर। तो मेरे मित्र हम लोग सरल शब्दों में कहते हैं कि गुरुजी जो हमारा 1 जूल कार्य होता है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से सर वो वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जा रही है, तब जो वस्तु पर किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, 1 जूल होता है। क्या होता है, 1 जूल होता है। और मेरे मित्र किसी भी वस्तु के द्वारा कार्य तभी किया जाएगा जब उसमें क्या होगा, ऊर्जा होगा। और ध्यान में रखिएगा अगर हम लोग ऊर्जा की बात करेंगे तो सीधे क्या कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग एनर्जी के रूप में देखते हैं। और कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, आप ध्यान में रखना, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता आपका क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और मेरे मित्र ऊर्जा का भी ऐसा यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, आप ध्यान में रखेंगे सर जी जूल ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जूल ही लिखते हैं। और मुख्य रूप से यहां पे आपको दो ऊर्जा समझने होते हैं। अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसकी सर गतिज ऊर्जा होगी, और अगर कोई वस्तु मतलब स्थिर है तो सर उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये ऊर्जा हम लोग कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में देखते हैं। नो डाउट आप सबों को ये मालूम भी होगा कि गुरुजी जो कैनेटिक एनर्जी होता है वो हमारा ½ mv² के बराबर होता है। और साथ ही साथ जो हमारा स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होता है P, वो mgh के बराबर होता है।
मेरे मित्र आप सभी देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हम हाफ mv² लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करेगी। आप कहेंगे सर ऐसे तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पे डिपेंड करेगी, लेकिन हम सभी ये कहेंगे कि सर जो द्रव्यमान है वो तो निश्चित रहता है, तो अगर किसी समान वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा है तो हम लोग कहेंगे सर जो गतिज ऊर्जा है वो किस पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पे यानी कि वेग पे डिपेंड करेगी। और साथ ही मेरे मित्र चूंकि जो गुरुत्व त्वरण का मान होता है वो तो हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वस्तु के मास यानी कि m पर, और साथ ही साथ ऊंचाई पर यानी कि वो पृथ्वी तल से कितना ऊंचा है, ये आप कह सकते हो उसकी स्थिति। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि जब वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। या आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर हम लोग ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा क्या कि जो हमारा कार्य होगा यानी कि जो वर्क होगा चला वो किसके बराबर होगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे वर्क जो है वो आपके डेल ई के बराबर होगा, यानी कि ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। अब ये डेल ई जो है या तो हमारा क्या हो सकता है सर, डेल के ई हो सकता है, बोले तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है डेल पीई यानी कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है। तो कार्य का ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना कि कार्य जो है वो क्या होगा, आप कहेंगे ऊर्जा में परिवर्तन, और ये ऊर्जा या तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा या फिर क्या होगा आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, अगर हम लोग बात करेंगे शक्ति की, किसकी बात करेंगे, शक्ति की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी P जो है वो क्या है, तो किसी भी वस्तु का जो कार्य करने की दर होती है या किसी भी पिंड का जो कार्य करने की दर होती है वो हम लोग शक्ति के रूप में देखते हैं। जैसे मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखो कि अगर कोई हवाई जहाज है और अगर कोई कार है तो सेम समय में हवाई जहाज कार से ज्यादा क्या करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी, जबकि हवाई जहाज कम करेगी। तो सर एक निश्चित समय में कोई वस्तु आपका क्या कर रहा है, अधिक काम कर रहा है और कोई कम काम कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि जो अधिक कार्य कर रहा है उसकी शक्ति ज्यादा है, वो ज्यादा पावरफुल है, और जो कम काम कर रहा है वो क्या है सर, तो सर वो मतलब कह सकते हैं कि सर लो पावरफुल है, मतलब कम पावरफुल है। तो जो ज्यादा पावरफुल है और जो कम पावरफुल है इस दोनों में हम गणना कैसे करते हैं सर, उसके कार्य करने की दर से। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी शक्ति जो है वो क्या होता है, कार्य करने की दर होती है। क्या होती है चला, कार्य करने की दर। और याद रखिएगा कि P इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग W बटा T कहते हैं, यानी कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बटा टाइम होता है। क्या होता है, वर्क बटा टाइम। क्योंकि मेरे मित्र हम लोग जो वर्क है इसके लिए ऐसा यूनिट क्या लिखते हैं, आप कहेंगे जूल लिखते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा टाइम है इसको हम लोग क्या लिखते हैं सर, सेकंड लिखते हैं। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो P है यानी कि पावर है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी जूल पर सेकंड। अब मेरे मित्र पावर के बारे में किसने बताया, तो सर वाट नामक वैज्ञानिक ने मतलब इसके बारे में सर पूरा एक्सप्लेनेशन करा। दैट्स वाई हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये जूल पर सेकंड ही हमारा वाट कहलाता है। और चला जी याद रखिएगा कि हम लोग एक वाट इक्वल टू क्या कहते हैं, 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड। और मेरे मित्र हम सभी कहते हैं कि गुरुजी ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो है वो हम लोग बेसिकली किसको मान के चलते हैं, वाट को मान के चलते हैं, जो कि क्या होता है 1 जूल पर सेकंड होता है। क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड होता है। याद रखिएगा क्योंकि कार्य जो है वो तभी होगा जब वस्तु में ऊर्जा होगा। तो मेरे मित्र जो हमारा पावर है वो ऊर्जा में व्यय की दर भी है, ये ध्यान भी रखेंगे कि पावर जो है इसको हम ऊर्जा में व्यय बटा समय के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, ऊर्जा में व्यय बटा समय के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। और P इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर E बटा T लिख सकते हैं, या E इक्वल टू हम लोग PT कहते हैं, यानी कि ऊर्जा जो है वो शक्ति और समय का गुणनफल होता है। साथ ही मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि शक्ति का बड़ा यूनिट हम लोग किलोवाट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं चिल्ला, किलोवाट लिखते हैं, जिसको kW से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिएगा कि 1 kW कितना होता है, आप कहेंगे 1000 वाट होता है, जिसको हम लोग 10 टू द पावर 3 वाट के रूप में लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे बिल्कुल सर। साथ ही मेरे मित्र ध्यान देंगे कि चूंकि हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे
चूंकि हम लोग कह रहे हैं कि सर जो पावर होता है वो वर्क बटा टाइम होता है। पावर जो होता है वो क्या होता है, वर्क बटा टाइम। तो वर्क हम लोग एफएस यानी कि वर्क को हम लोग बल गुना विस्थापन लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र ये चूंकि विस्थापन है तो एफ गुना विस्थापन बटा समय क्या होगा, आप कहेंगे सर विस्थापन बटा समय वेग हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये एफ इंटू भी होगा। तो याद रखिएगा कि जो हमारा पावर है उसका एक फॉर्मूला बल गुना वेग भी होता है। क्या होता है सर, बल गुना वेग भी होता है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण की तो कहते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं और वो वस्तु नीचे आ जाता है तो इस दौरान ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी, लेकिन ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जो यांत्रिक ऊर्जा होता है चिला, वो किसके बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। किसके बराबर, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमई से लिख सकते हैं। और गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग एमई इक्वल टू केई, स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग केई प्लस पी कह सकते हैं। याद रखिएगा कि इस इक्वेशन से हम लोग एमई इक्वल टू केई प्लस पी से अगर हमको केई पूछ देगा तो एमई माइनस पी कह देंगे, और अगर पी पूछ देगा तो एमई माइनस केई कह देंगे। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि चूंकि एमई इक्वल टू आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पी क्या है, आप कहेंगे mgh। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही मेरे मित्र एक और सवाल आपसे पूछा जाता है, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा। तो आप सभी ध्यान में रखना कि गुरुत्व के विरुद्ध जो कार्य की जाती है उसमें जो ऊर्जा लगता है उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु को ऊपर उठाने के दौरान जो किया गया कार्य होता है वो mgh के बराबर होता है। तो चला जी, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा को u से रिप्रेजेंट करते हैं और ये किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। किसके बराबर, mgh के बराबर होता है। तो मेरे मित्र वर्क एनर्जी एंड पावर के जो एमसीक्यू हैं उसके इलैबोरेशन को समझने के लिए इतना सा जो ब्रीफ है वर्क एनर्जी एंड पावर का वो आपके पास जरूर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की। चलिए जी, आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। क्या कहोगे कि सर अगर यहां पे हम अधिक काम करने की बात करेंगे तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि विज्ञान के दृष्टिकोण में काम तभी होगा जब वस्तु पर बल लगने से वस्तु विस्थापित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सर जो हमारा कार्य है वो किस पे डिपेंड करेगा, आप कहेंगे सर वो बल और विस्थापन दोनों पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, बल और विस्थापन दोनों पे डिपेंड करेगा। सवाल यहां पे ये है कि सर एक घूमता हुआ पहिया, तो मेरे मित्र जो पहिया है वो क्या होता है, तो सर वृत्ताकार पथ में घूमता है। और मेरे मित्र अगर कोई चीज वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो आप कहेंगे सर प्रत्येक बिंदु पर जो उसका वेग होगा वो बदल जाएगा। तो मेरे मित्र बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर कोई पहिया एक वृत्ताकार चक्कर पूरा घूम रहा है तो प्रत्येक परिभ्रमण में जो किया गया कार्य होगा वो शून्य होगा। क्यों, क्योंकि मेरे मित्र अगर हम यहां से घूमना प्रारंभ करें चला और फिर यहीं पे आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि वृत्ताकार गति में अगर कोई वस्तु घूम रहा है तो प्रत्येक एक चक्कर में उसके द्वारा तय की गई विस्थापन क्या होगी, आप कहेंगे गुरुजी 0। तो भाई मेरे कार्य क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 0। तो आपका तो ये ऑप्शन चला गया चला। अब है कि बंदूक की एक चलती हुई गोली। मेरे मित्र जब आप बंदूक से गोली फायर करते हो तो जो गोली है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है कि सर जब गोली बहुत तेजी से आगे बढ़ती है तो गोली का क्या होता है, संवेग में परिवर्तन होता है। और जो गतिज ऊर्जा होती है सर वो संवेग में परिवर्तन से भी संबंधित होती है। तो मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं कि सर गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन होता है p²/2m का, या ऐसे सरल भाषा में चूंकि गोली की जो वेग है वो स्थिर से क्या होगी सर, तेज होगी।
तो हम कहेंगे वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन होगा तो गोली की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गोली की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो हम कहेंगे सर गोली द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो भाई मेरे जो कहा जा रहा है कि बंदूक की एक चलती हुई गोली, आप कहेंगे सर इसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो अधिक होगा, जबकि अगर हम किसी गतिशील पत्थर की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर गतिशील पत्थर की वो वेग नहीं होगी जो कि सर चलती हुई गोली की होगी। उसी तरीके से एक उठाया हुआ हथौड़ा, इसमें बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा होगा, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो तो इसके द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और जो हाइट है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहां पे जो चलती हुई गोली है इसकी वेग क्या होगी, आप कहेंगे सर लगातार बदलेगी। तो आपसे जो कहा जा रहा है, कि निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है, आप कहेंगे बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है वो अधिक काम कर सकता है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, इसे केंद्र पर रखने, इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। मेरे मित्र यहां पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात की जा रही है, तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि किसी भी वस्तु को ऊपर उठाने के दौरान जो किया गया कार्य होता है वो mgh के बराबर होता है। मान लीजिए कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, चला ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है और इसको आप ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहे हो, तो ऊपर की ओर लिफ्ट करने के दौरान जो इसके द्वारा किया गया कार्य होगा वो आप कहेंगे सर W जो है वो mgh के बराबर होगा। लेकिन मेरे मित्र यहां पे ये समझना होगा कि जो कार्य mgh के रूप में है ये तभी संभव है जब सर ऊर्जा हो। क्या कहेंगे आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब हम इस वस्तु को ऊपर की ओर उठाएंगे तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे की ओर लगेगा, और हमें क्या करना होगा सर, इस गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध में कार्य करना होगा। क्या करना होगा, इस गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध में कार्य करना होगा। तो मेरे मित्र जमीन से वस्तु को हम ऊपर उठाने के दौरान जो कार्य करेंगे वही हमारा क्या होगा, आप कहेंगे सर गुरुत्व के विरुद्ध में किया गया कार्य, जो कि क्या है, आप कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, और इसीलिए हम लोग इसको mgh से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में, आप कहेंगे सर बिल्कुल ही सही है, और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा जा रहा है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि अगर विस्थापन शून्य तो कार्य क्या होगा, शून्य। तो क्या कहा जा रहा है कि विस्थापन डैश हो, आप कहेंगे सर विस्थापन शून्य हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। विस्थापन धनात्मक होगा, किया गया कार्य धनात्मक होगा। विस्थापन ऋणात्मक होगा, आप कहेंगे किया गया कार्य हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। मेरे मित्र ध्यान देना, कहा जा रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में क्या होगा। मेरे मित्र मान लो कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे आपने बल लगाया, तो जो आप बल लगा रहे हो वो बल इसके यांत्रिक ऊर्जा में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। तो जो मेरे मित्र कार्य करेगा, मान लीजिए कि आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो आपके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो क्या होगा सर, आपकी ऊर्जा की हानि होगी, लेकिन जिस पे कार्य किया जाएगा उसके ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा। तभी तो सर ये यहां से आगे चल पड़ेगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर जो सवाल करा जा रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो कार्य का मान तभी धनात्मक होगा जब बल की दिशा में विस्थापन होगा। तो कार्य का मान धनात्मक होगा तो सर वस्तु के ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है। क्या कहेंगे सर, साइंस के दृष्टिकोण से कार्य तभी होगा जब विस्थापन हो रहा होगा। पहला ऑप्शन है कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। दूसरा है सचिन 4 किलोमीटर चलता है और एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। आप कहेंगे सर बी सी डी प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, विस्थापन होगा, लेकिन कपिल भाई साहब जो हैं ये अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर के खड़ा है तो कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। हम कहेंगे कार्य कुछ नहीं होगा और सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे मित्र, आपका अगला क्वेश्चन है। अच्छा, एक जानकारी आप सबों को देना था, क्योंकि कई सारे छात्र आरपीएफ के नोटिफिकेशन के बाद लगातार व्हाट्सएप पे कॉल पे मैसेज कर रहे थे कि गुरुजी जो जनरल साइंस लाइव फाउंडेशन बैच है उस पे आप कुछ डिस्काउंट दे दो। तो मेरे मित्र, अगर आप आरपीएफ के पर्पज से या फिर आप रेलवे एग्जाम 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं साइंस को लाइव पढ़ें, तो आप सभी के पास एक मौका है। 6 मार्च तक जो है आप आरआरबी जनरल साइंस फाउंडेशन लाइव बैच में एक सर कोड लगा देंगे, कूपन कोड आरपीएफ 2024। इससे क्या होगा कि जो आपका 399 वाली प्राइस है, इसमें आपको जो 100 रुपया है उसका डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कई सारे छात्र बोल रहे थे अगर आपको जरूरत है तो सर आप इस कोड का लाभ उठा सकते हैं। कब तक? 6 मार्च तक। ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप 90 65 97 0 477 पे एक बार कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। साथ ही ध्यान देंगे ये बैच आपके सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि आरपीएफ के छात्र लगातार बोल रहे थे, तो मेरे मित्र लगातार बोलना मतलब वो थोड़ा सा अटपटांग हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा नहीं, जब आप कह रहे हैं तो आपकी बात को माना जाए और आप ये इस कोड का यूज जो है वो 6 मार्च तक सर लाभ उठा सकते हैं, इसका उपयोग करके, यूज करके। तो आप सभी को अगर जरूरत है तो सर देख लीजिएगा, अगर नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन क्या होगा। फटाफट आप सभी, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कौन डैश होता है? क्या कहोगे चिल्ला? आप सभी कहोगे कि गुरुजी आपने अभी जस्ट बताया है कि अगर हम लोग cos 90 डिग्री की बात करेंगे तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो जाहिर सी बात है कार्य शून्य होने की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में आप फंसो नहीं, इसीलिए मैंने पहले क्या करा सर, आपको एक बेसिक डिटेल दे दिया ताकि आपको यह ना लगे कि सर हम चैप्टर नहीं पढ़े हैं। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, आप कहेंगे बिल्कुल कार्य होगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है तो हम लोग कहेंगे यहां पे कुएं से पानी निकालने के दौरान क्या होगा? तो हमारा मैकेनिकल जो वर्क है वो तो होगा ही होगा, यानी कि विस्थापन हो रहा है। दूसरा, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है। तो मेरे मित्र ये याद रखिएगा कि जब हम वजन की बात कर देते हैं ना, तो मान लीजिए कि ये आपका गधा है, ये आपका गधा है और ये अगर चल रहा है सर अपने पीठ पे वजन लेकर के, तो जो वजन होगा उसका जो भार बल होगा वो तो नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा, और मेरे मित्र जो विस्थापन हो रहा होगा वो आगे की ओर। तो भार बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो आप क्या कहिएगा कि जो कहा जा रहा है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? हम सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी के मामले में कोई कार्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। जबकि सुमन एक पुल में तैर रही है, तो मेरे मित्र इसके द्वारा कुछ ना कुछ विस्थापन कवर किया जा रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, आप कहेंगे यहां पर भी कार्य होगा। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि कार्य होता है यदि डैश है। आप कहेंगे कार्य तभी होगा जब ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य। आप कहेंगे सर बिना किसी पेन पेपर के सहायता से हम कह सकते हैं जब बल की दिशा के लंबवत होगा विस्थापन तो किया गया कार्य शून्य। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सवाल मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए रखा है सर, और इसीलिए मैंने बोला कि 50 क्वेश्चन आपने कर लिया, इसका पूरा थ्योरी आपका और फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। देखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। आप कहेंगे सर प्रयुक्त बल पर डिपेंड करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, विस्थापन पे सर डिपेंड करेगा, और बल और विस्थापन के बीच कौन किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो आप कहिएगा कि सर Fs cos थीटा होता है तो प्रयुक्त बल पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन यहां जो वस्तु का द्रव्यमान कहा जा रहा है इस पे किया गया कार्य हमारा डिपेंड नहीं करेगा। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि सर W इक्वल टू Fs cos थीटा से हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ये बल पे डिपेंड करेगा, विस्थापन पे, बल और विस्थापन के बीच बने हुए कोण पे, लेकिन कहीं पे भी द्रव्यमान आ रहा है। आप कहेंगे नहीं। तो मेरे मित्र किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कि
डैश कार्य कहलाता है? आप कहेंगे बल गुना विस्थापन कार्य कहलाता है। अगला सवाल कि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, इनमें से क्या सही है? आप सभी क्या कहेंगे? सर कार्य निर्भर करता है तो विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, यह भी सही है, प्रयुक्त बल भी सही है, वस्तु के द्रव्यमान पर आप कहेंगे सर इस पर निर्भर नहीं करता है, तो सही ए बी सी है। तो मेरे मित्र सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं तो आप वहां पे भकचकाइएगा मत। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, बल इस पे कार्य करता है, वहां विस्थापन होता है और यह किसी निश्चित दूरी के माध्य से आगे बढ़ता है। मैंने आपको क्या समझाया कि चेला जी कार्य होने का मतलब हुआ कि वस्तु पर बल लगने से वस्तु में विस्थापन हो रही है, लेकिन जो कार्य होता है वो बल लगने से होता है। तो किसी भी वस्तु में बल लगने से वस्तु अपने अंदर क्या करता है, एक यांत्रिक जो प्रभाव है, यानी कि आप कह सकते हो मैकेनिकल इफेक्ट है, उसको फील करता है, जिस वजह से उसका ऊर्जा क्या होता है सर, बढ़ जाता है और हम लोग कहते हैं कि यहां पे कार्य हुआ। तो जो कहा जा रहा है कि यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, यह बिल्कुल क्या है सर, सही है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है। यहां पे डैश होगा, चला ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, दूसरा है किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, तीसरा है कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था, चौथा है वस्तु के परिमाण और दिशा। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि सर सवाल करा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा, तो निहित ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा की बात की जा रही है और स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसी वस्तु की स्थिति और आकार के चलते होती है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि किसी वस्तु में निहित ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है, तो हम सभी कहेंगे कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर करती है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है वो हमारा क्या कहलाता है, आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और किसी वस्तु के गति के चलते जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक, शून्य, अपरिमित, धनात्मक। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार ऐसे जा रही है और हवा सर ऐसे आ रही है, तो आप क्या कहेंगे कि हवा के आकर्षण के चलते या हवा के सेनाकर्षण के चलते यहां पे जो कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि हवा तो सर एक ड्रैग के रूप में कार्य करेगा जो हमेशा क्या चाहेगा, सरकार की गति को रोकना। और एक ऐसा स्थिति आएगा जब हम लोग चाहेंगे कि सर हवा कार की गति को रोक दे रही है, तो आप कहेंगे सर जो कार की गति होगी वो शून्य हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो हवा का आकर्षण होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर हवा एक ड्रैग फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं और ये एक अपोजिटिंग फोर्स है। तो कहीं ना कहीं इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे ऋणात्मक। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन सा कार्य का एक प्रॉपर्टीज नहीं है। कार्य की दिशा होती है, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, कार्य का केवल परिमाण होता है, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। आप क्या कहोगे कि गुरुजी आपने सेशन के स्टार्ट में ही बता दिया कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों अदिश राशि है, तो जाहिर सी बात है कि यहां पे जो कहा जा रहा है कि कार्य की दिशा होती है वो क्या होगा, आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर दिशा होती तो आप कहते सदिश है, दिशा नहीं है इसीलिए हम लोग इसको अदिश के रूप में देखते हैं। तो जो कहा जा रहा है कि कार्य का एक गुण नहीं है, सर गुण कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, बिल्कुल सत्य है, बगैर बल लगाने से कार्य होगा ही नहीं। कार्य का केवल परिमाण होता है, यह भी बात सत्य है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, यह भी बात बिल्कुल सत्य है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। बताओ चला, सोचना पड़ेगा, क्या कहोगे। सर वृत्ताकार पथ में घुमाई जाएगी तो एक चक्कर में जो टोटल विस्थापन होगा वो शून्य, तो हमारा सर एक चक्कर में किया गया कार्य शून्य होगा, तो अगले चक्कर में भी शून्य, फेरो चक्कर में भी शून्य। सही आंसर आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है
क्वेश्चन नंबर 18 की कार्य करने की दर डैश कहलाती है, आप सभी कहेंगे गुरुजी शक्ति कहलाती है। अगला सवाल देख लीजिएगा कि यदि कोई कारक t समय में w कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी, आप कहिएगा गुरुजी p इक्वल टू w बटा टी हो जाएगा। तो मेरे मित्र कार्य बटा समय ऑप्शन नंबर सी में है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, क्या कहिएगा कि गुरुजी चूंकि पावर इक्वल टू अभी जस्ट आपने बताया w बटा टी और w fs बटा टी, ये p जो है इसको हम लोग fs बटा टी के रूप में लिख सकते हैं और f इंटू एस बटा टी ये क्या है, आप कहेंगे सर बल गुना बेग, s विस्थापन है चिल्ला, तो p इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बल गुना बेग। तो निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है, अच्छा सॉरी चिल्ला ये नहीं होगा, हमें लगा बल और वेग का गुणनफल, ये चीजें कार्य करने की गति तो सीधा सीधा शक्ति होगा चिल्ला। हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ध्यान देना कि कह रहा है कि कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है, तो मेरे मित्र कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, तो सीधा आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, बल और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, आप सभी ध्यान में रखिएगा, शक्ति आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है, तो मेरे मित्र आप कहेंगे सर शक्ति, खैर ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला सवाल कि उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, तो मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर P इक्वल टू, अभी जस्ट आप बता ही रहे थे P इक्वल टू W बटा टी, तो ये Fs बटा टी हो जाएगा और F इंटू एस बटा टी, तो F इंटू भी, यानी कि जो शक्ति है वो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर है, तो सर लिया गया समय बटा कुल ऊर्जा, आप कहेंगे सर शक्ति ऊर्जा बटा समय होता है, औसत शक्ति पूछा जा रहा है तो कुल ऊर्जा बटा आपका समय, तो पहला ऑप्शन है लिया गया समय बटा प्रयुक्त ऊर्जा, नहीं, कुल मुक्त ऊर्जा बटा कुल प्रमुक्त ऊर्जा नहीं होगा, किया गया कुल समय बटा तय की गई दूरी, आप कहेंगे सर ये तो औसत चाल हो जाएगा, सॉरी ये वो भी नहीं होगा क्योंकि किया गया कुल दूरी, तय किया गया कुल दूरी बटा समय औसत चाल होता, तो ये तो फॉर्मूले गलत है, सही आंसर सर कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है, यह निम्न में से किसका उदाहरण है, आप कहेंगे शक्ति का, क्यों, क्योंकि सर अगर दो निकाय सेम समय में एक अधिक कार्य करती है और एक कम कार्य करती है, तो जाहिर सी बात है कि एक की शक्ति ज्यादा है दूसरे की शक्ति कम है, क्यों, क्योंकि सर कार्य करने की दर ही तो शक्ति कहलाती है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, नहीं, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है ऊर्जा न तो उपयोग में ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो जो कहा जा रहा है कि ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, गलत है, ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, यह भी गलत है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है, नहीं, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता और न ही इसे नष्ट, और सिर्फ इसे क्या कर सकते हैं सर एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। ध्यान रखिएगा कि अगर निर्वात में हम लोग बात करेंगे किसी वस्तु के ऊपर से नीचे गिराने की, तो आप कहेंगे मुक्त रूप से गिरेगा, क्यों गिरेगा, इसीलिए कि सर निर्वात में कोई प्रतिरोध नहीं है, जबकि बाहरी वातावरण में हवा का प्रतिरोध है। तो मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना, चूंकि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाएगा। तो निर्वात में अगर हम किसी भी वस्तु को नीचे गिराएंगे तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी और वही स्थितिज ऊर्जा जब नीचे आ रही होगी तो गति में बदली होगी, तो गतिज ऊर्जा में बदल गई, और फिर जब आई होगी तो सर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। मतलब ऊपर से नीचे गिराने के दौरान जो किसी भी वस्तु की जो टोटल स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, संरक्षित रहेगी, यानी कि कंजर्व रहेगी। तो जो सवाल करा जा रहा है कि यदि वायु प्रतिरोध को नग्न माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी स्थिर होगा, यानी कि नियत होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27
जब आप एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। तो मेरे मित्र, आप रबर बैंड को खींचे, उसके मॉलिक्यूल्स में गति आया, तो खींचे तो वो स्ट्रेच फोर्स लगाया आपने, तो जो वो स्ट्रेच किया किसके वजह से? तो सर उसमें जो मौजूद स्थितिज ऊर्जा था उसके वजह से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मांसपेशी ऊर्जा हमारे मसल्स के द्वारा जो ऊर्जा लगाई जाएगी, और यांत्रिक ऊर्जा आप कहेंगे सर शुरू में बता दिया है आपने, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। अगला है कि डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्या कहते हो कि सर जो ठोस होते हैं उसके सरफेस में बहुत ज्यादा जगह नहीं होता है, जिस वजह से उसके कण तेजी से मूव नहीं करते हैं, जबकि ठोस की अपेक्षा द्रव के सतहों में गैप ज्यादा होता है तो कण तेजी से थोड़ा सा मूव करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ठोस की अपेक्षा। लेकिन गैस में क्या होता है सर, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, जिस वजह से गैस के जो अणु होते हैं वो बहुत तेजी से अपने सतह में गति कर रहे होते हैं, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, आप कहेंगे अधिकतम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि एक घर में एक माह में 900 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग ऊर्जा के व्यावसायिक यूनिट की बात करते हैं तो हम लोग उसको किलोवाट घंटा कहते हैं, और 1 kWh जो है वो हमारा क्या कहलाता है? एक यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक यूनिट। और एक यूनिट इक्वल टू क्या होता है? आप कहेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। मेरे मित्र सवाल करा जा रहा है कि एक घर में एक माह में 300 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? तो मेरे मित्र आपको इकाई में पूछा जा रहा है, यानी कि आपको यूनिट निकालना है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब एक यूनिट में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है तो हम ये कह सकते हैं कि एक जूल में क्या होगा? तो आप कहिएगा 1/3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 यूनिट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा चला। अच्छा, जब ये पूछा जा रहा है कि इतना जूल में क्या होगा, तो आप कहिएगा एक जूल में इतना है, इतना में सर गुना कर देते हैं। तो मेरे मित्र गुना कीजिएगा तो 900 इंटू 10 टू द पावर 6 को क्या कीजिएगा सर जी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर आपको एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। और मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम 36 गुना 25 करें तो 6 5 30, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 3 18 हो जाएगा, 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7। मेरे मित्र ध्यान देंगे ये 0 8 2 10 और 7 1 8 1 9। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक 36 गुना 25, एक जीरो लगा दो तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा सर, 250 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 250 यूनिट। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देख लीजिए कि पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? हवा की जो गतिज ऊर्जा होती है उसका उपयोग करती है, जिसके वजह से उसका जो चक्की है वो नाचता है और फिर हम लोग उसका उपयोग करते हैं अन्य ऊर्जा में उसको रूपांतरित करने के लिए। तो क्या कहिएगा कि सर जो हवा की गतिज ऊर्जा होगी उसका उपयोग किया जाएगा। अगला है कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, चूंकि स्थितिज ऊर्जा Pe mgh के बराबर होता है, जाहिर सी बात है कि ऊंचाई बढ़ाएंगे तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो बढ़ जाएगी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम लोग स्टैटिक एनर्जी की बात करते हैं तो किसी भी वस्तु की स्थिति के चलते ऊर्जा होती है और बेसिकली ये स्थितिज ऊर्जा ही कहलाती है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वाकर्षीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, जो गुरुत्वीय त्वरण के विरोध में किया गया कार्य होता है। और मेरे मित्र ऊपर अगर किसी वस्तु को ले जाएंगे तो U इक्वल टू हमारा -mgh हो जाएगा, तो इसको तो हम लोग ऋणात्मक कहेंगे। लेकिन मेरे मित्र अगर हम लोग गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगा? हमारा धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा में अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होगा, तो अंतिम वेग हमेशा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जब उसके वेग में परिवर्तन हो रही होगी, क्योंकि ऊर्जा जो कार्य है वो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ऊर्जा में परिवर्तन तभी संभव है जब हमारा प्रारंभिक ऊर्जा कम हो और बाद वाली गतिज ऊर्जा बढ़ जाए, या फिर आप कह सकते हो कि बाद वाली जो ऊर्जा है वो बढ़ जाए। तो जब वेग बढ़ेगा तो आपका गतिज ऊर्जा क्या होगा? बढ़ जाएगा। आप कहेंगे सर उस केस में ऊर्जा धनात्मक होगी। और ऐसे हमेशा ध्यान में रखना है कि गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होगी सर? धनात्मक होगी। बाद बाकी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा सर गुरुत्वाकर्षीय स्थितिज ऊर्जा को ही बोला जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जो आपका स्टेशन होता है सर, वहां पे क्या होता है? तो बांध से जल को संग्रहित किया जाता है, बांध बना करके। तो जल की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो टरबाइन पे जैसे ही गिरती है तो वो क्या करती है सर? टरबाइन
वो स्थितिज ऊर्जा पे गिरी तो उसको गति में लाता है, तो सर वो गतिज ऊर्जा किस में बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में। कहा जा रहा है कि किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? तो मेरे मित्र स्थितिज ऊर्जा ऊपर से गिर रही है, वो क्या किया? टरबाइन को नचाया, और टरबाइन के नाचने से मेरे मित्र जो आर्मेचर है वो घूमेगा, तो आर्मेचर घूमेगा तो यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में बदली और गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। तो कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा आप कहेंगे सर विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित होगा वो हमारा गतिज ऊर्जा होगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधि में से किस में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, एक पटाखे का विस्फोट आप कहेंगे रासायनिक ऊर्जा का सर मतलब गतिज ऊर्जा में यहां पे परिवर्तन कहेंगे, क्यों? क्योंकि पटाखा में केमिकल भरा हुआ रहता है और वो विस्फोट करता है। अब एक टॉर्च को ऑन करना, तो मेरे मित्र टॉर्च बैटरी से चलता है, बैटरी में विद्युत ऊर्जा रहता है, तो आप ये कह सकते हो, सॉरी बैटरी में विद्युत कह रहे हैं, बैटरी में आपका केमिकल एनर्जी रहता है और वो केमिकल एनर्जी किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। एक टॉर्च को ऑफ करना ये भी नहीं होगा, एक पेंडुलम का झूलना, आप कहेंगे सर पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में क्या है? परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि पेंडुलम स्थिर अवस्था में होती है और जब मूव करती है तो सर गति के चलते गतिज ऊर्जा होती है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? याद रखिएगा कि किसी वस्तु के संवेग एवं गतिज ऊर्जा में रिलेशन होता है, किसी वस्तु के संवेग एवं गतिज ऊर्जा में रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है चला? तो वो रिलेशन है Ke इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m, Ke इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m। अब वस्तु का संवेग कितना कर दिया जा रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो संवेग है p डैश, उसको क्या कर दिया जा रहा है सर? 3 गुना यानी कि 3p कर दिया जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि नया गतिज ऊर्जा Ke डैश क्या होगा? क्या कहोगे कि सर चूंकि Ke इक्वल टू हम लोग पी स्क्वायर बटा 2m लिख रहे हैं तो Ke डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? p डैश का स्क्वायर बटा 2m। बिल्कुल सही चला, p डैश का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा हमारा? आप कहेंगे 2m। ध्यान दीजिएगा p डैश आपका क्या है? 3p है, तो आप कहेंगे सर ये 3p का स्क्वायर बटा 2m हो जाएगा, और हम लोग कहेंगे ये 9p स्क्वायर बटा 2m, और मेरे मित्र ये क्या होगा? आप कहेंगे सर 9 इंटू पी स्क्वायर बटा 2m हो जाएगा। यानी कि अगर संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो जो गतिज ऊर्जा होगा वो अपने मूल मान से 9 गुना हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कहा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। आप कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान आप क्या कहेंगे? बहुत सरल सवाल है सर। Ke इक्वल टू चूंकि हम लोग हाफ mv स्क्वायर पढ़ते हैं और यहाँ पे वेग 2 गुना हो जा रहा है, तो जो Ke डैश होगा हमारा वो हाफ इंटू m इंटू 2v का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हाफ m 4v स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर कहेंगे। मतलब गतिज ऊर्जा वेग 2 गुना करने पे 4 गुना होगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कि द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ हस्तांतरित है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? चला जी, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके दीजिए। क्या होगा सही आंसर? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 39 की इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? एक संकुचित स्प्रिंग उदाहरण होगा, बहता हुआ जल, आप कहेंगे जब जल बहिए रहा है तो उसमें गति होगा और ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। उठाया गया हथौड़ा, आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। एक बांध में संचित किया गया जल, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। पूछा जा रहा है नहीं है, आप कहेंगे बहता हुआ जल। अगला क्वेश्चन नंबर 40, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है बंदूक की तुलना में अधिक। क्यों? क्योंकि सर बंदूक जो है वो कम वेग से पीछे की ओर आता है, जबकि गोली जो है बहुत ज्यादा वेग से आगे की ओर जाता है। जो सवाल कहा जा रहा है कि बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बंदूक की तुलना में कम, आप कहेंगे बिल्कुल गलत है, अगणनीय। अगणनीय कैसे होगा? गणना कर सकते हैं। बंदूक की तुलना में अधिक, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? बंदूक से निकली गोली, बिल्कुल है। तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, बिल्कुल है। एक साधारण पेंडुलम की गति, बिल्कुल है। तो सर तीनों है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। गुरुत्वाकर्षीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, आप कहेंगे सर U इक्वल टू mgh। अगला सवाल कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रारंभ में कमी और बाद में वृद्धि होगी, इसमें वृद्धि होगी, इसमें कमी होगी। मेरे मित्र कहा जा रहा है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले
पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? आप कहेंगे ऊपर भी संरक्षित और नीचे भी संरक्षित, मतलब कोई परिवर्तन नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? मान लीजिए कि यहाँ पे ये h ऊंचाई पे कोई वस्तु है और इसके वेग को हम लोग क्या कर रहे हैं चला, तो सर 4 गुना बढ़ा दिए, तो मेरे मित्र इसकी स्थितिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव करेगा? आप कहेंगे वेग बढ़ा रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। तो कहा जा रहा है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा नियत होगी, परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा में होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 कि साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? स्थितिज ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। साइकिल चलाओगे अपने दम पर चला कि केकरो दोसर के दम पे? आप कहेंगे सर हम अपना दम पर चलाएंगे। तो चला आपके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा भोजन से आपको मिला है वो किस में बदलेगा? आप कहेंगे साइकिल तो पैर से चलाएंगे, मसल से दाबेंगे तो वो हमारा मस्कुलर एनर्जी में चेंज होगा और मस्कुलर एनर्जी फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो जो कहा जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ये बिल्कुल बात सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु डैश में होगी। कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, समान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, अधिक स्थितिज और कम गतिज ऊर्जा। मेरे मित्र ध्यान में रखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी वस्तु को h ऊंचाई के ऊपर फेंका गया या ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंचा। तो मेरे मित्र ये h ऊंचाई पे जब पहुंचा तो जाहिर सी बात है कि ऊंचाई पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी सर? अधिकतम होगी। मतलब जब ये महत्तम ऊंचाई पे पहुंचा और साथ ही मेरे मित्र जब यहां पे ये जमीन पे होगा तो भी इसकी स्थितिज ऊर्जा कुछ ना कुछ रही होगी। आप कहेंगे बिल्कुल मेरे मित्र, जब इसको ऊपर की ओर फेंका गया तो इसके वेग में परिवर्तन हुआ और जो वस्तु का स्थितिज ऊर्जा था वो इसके वेग के चलते किस में बदल गया? आप कहेंगे सर गतिज ऊर्जा में। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहिएगा कि सर ज्यो-ज्यो वस्तु ऊपर की ओर जाएगा, ज्यो-ज्यो वस्तु ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा? महत्तम ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सबों को मालूम है कि मैक्सिमम हाइट पे जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाता है सर? कुछ देर के लिए 0 हो जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर ऊपर फेंकने के दौरान ऑब्वियस सी बात है कि जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। स्थितिज ऊर्जा गति के चलते गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, लेकिन जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो स्थितिज ऊर्जा हमारा क्या होगा? आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा होगा, यानी कि इस हाइट की तुलना में अधिक होगा। और जैसे ही हाइट कम होगा तो आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा कम होगा। और मेरे मित्र ध्यान दीजिए कि ऊपर चढ़ने के दौरान चूंकि वस्तु जब महत्तम ऊंचाई पे पहुंचेगा तब इसका वेग 0 होगा, तो आप कहेंगे ऊपर चढ़ने के दौरान तो सर जो महत्तम ऊंचाई पे इसका वेग होगा उससे ज्यादा वेग होगा। तो हम लोग कहेंगे ऊपर चढ़ने के दौरान अगर वस्तु किसी भी ऊंचाई पे होगी तो सर उसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो महत्तम ऊंचाई से आप कहेंगे कम होगा। क्या होगा सर? कम होगा। लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होगी? आप कहेंगे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा तो वेग के चलते होगी। सवाल यही करा जा रहा है कि ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में क्या होगी। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर महत्तम ऊंचाई पर mgh है तो ऊंचाई 1/4 कर रहे हैं, मतलब ऊंचाई घटा रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कहेंगे कि ऊंचाई 1/4 पर स्थितिज ऊर्जा हमारा कम होगा, लेकिन वस्तु का वेग बदल रहा होगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? अधिक। तो भाई मेरे जो पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा, ये क्या है आपका? आप कहेंगे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है। मेरे मित्र उष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। आप कहेंगे सर उष्मीय ऊर्जा भी होगी उत्पन्न, गतिज ऊर्जा भी होगी और यांत्रिक ऊर्जा भी होगी, लेकिन रासायनिक ऊर्जा कभी भी साइकिल चलाते के दौरान नहीं उत्पन्न होती है। ये कहीं ना कहीं कहां से मिलेगा? एक रसायन से मिलेगा। और बेसिकली अगर हम साइकिल चलाने की बात करते हैं तो हमारी रासायनिक ऊर्जा सर उष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा के अलग अलग रूपों में परिवर्तित होती है, न कि सर ये सभी ऊर्जाएं मिलकर के रासायनिक ऊर्जा बनाती है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 कि भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। क्या कहेंगे सर जी, mgh होगा। क्या होगा mgh, कितना है मास, तो सर 10, और ऊंचाई कितना है सर जी 6 मीटर, और g का वैल्यू 9.8 लेना है, पॉइंट हटाइए, इसको कैंसिल कीजिए, 8 छा के 48, 9 छा के 54, 4 58, 588 सॉरी जूल होगा, क्योंकि ऊर्जा पूछा जा रहा है, जूल होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा mgh होगा। हाफ mv² आप कहेंगे गतिज ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछा जा रहा है कि सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, पहला ऑप्शन है बढ़ती है घटती है, दूसरा ऑप्शन है घटती है बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन है बढ़ती है घटती है, और चौथा है समान रहती है समान रहती है। क्या कहोगे मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर जब वस्तु को ऊपर लंबवत फेंका जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो ऊंचाई के चलते परिवर्तित होगी, लेकिन जैसे जैसे वस्तु महत्तम ऊंचाई पे जाएगी उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो घटती चली जाएगी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा घटेगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे सर तीसरे ऑप्शन में भी है, तो मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसीलिए कि यहां पे ये तीसरा ऑप्शन आपका मिस प्रिंट आ गया है, तो हम यहां पे एक काट देते हैं सर, आपका अब ये सही हो गया। तो इस चीज को भी आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाएगा तो आप कहेंगे सर पृथ्वी तल से तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगी, महत्तम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा महत्तम होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और मेरे मित्र जो गतिज ऊर्जा होगा सर ऊंचाई पर जाने के साथ ही क्या हो जाएगा, जीरो, तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा कम हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर उठने के दौरान जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, आप कहेंगे सर बढ़ेगी, जबकि गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो सर जैसे जैसे ऊपर उठेगा वो घटती चली जाएगी। और साथ ही अगर हमसे ये कह देता कि किसी h ऊंचाई पे इसकी क्या होगी, तब क्या कहते कि सर महत्तम पे तो mgh ज्यादा होता, लेकिन ऊंचाई कम करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगा। मेरे मित्र इस 50 क्वेश्चन के सहारे वर्क एनर्जी एंड पावर का जो आप कह सकते हो 0 टू एडवांस लेवल का कंसेप्ट था उसको आप सभी समझ पाए होंगे। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद है कि अब आपको वर्क एनर्जी एंड पावर से संबंधित किसी प्रकार का सवाल दे दिया जाए थियोरेटिकल पोर्शन से तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और साथ ही उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।